नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन की कीमत यूनाइटेड स्टेट्स के शेयर बाजार और मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन से संबंधित होने से खुद को दूर करने में कामयाब रही है। देश में चल रहे बैंकिंग संकट के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक हफ्ते से अधिक समय से रैली कर रही है, जो एक और बैंक को नीचे लाने के करीब है। बिगड़ते बैंकिंग हालात फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के रूप में अपना अगला शिकार तैयार करते नजर आ रहे हैं। सिल्वरगेट बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक यदि वर्तमान स्थिति बनी रहती है तो ये कोलैप्स करने वाला चौथा बैंक बन सकता है। कमर्शियल बैंक को महीने की शुरुआत में झटका लगा था, लेकिन तब से वह खुद को स्टेबल नहीं कर पाया। इससे बैंक को 15 दिनों के अंतराल में अपने मूल्य का लगभग 90% नुकसान हुआ है। अधिकांश नुकसान पिछले सप्ताह से ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के टिकर FRC ने 75.49% की गिरावट दर्ज की, जिससे इसके कट ऑफ समय पर शेयर की कीमत $12.08 हो गई। नतीजतन फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के बारे में चिंता बढ़ गई है, जबकि कई अभी भी 50 BPS बढ़ोतरी के पहले के अनुमानों की तुलना में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बारे में आशावादी हैं। कुछ अन्य लोगों की राय है कि फेड को फिलहाल दरें बढ़ाने से बचना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार फेड को पिछले साल शुरू हुई अपनी दर वृद्धि की स्ट्रीक को रोक देना चाहिए। बैंक ने कहा कि इन्फ्लेशन के खिलाफ लड़ाई 6 सप्ताह और इंतजार कर सकती है। इस बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत 1.35% गिरकर $27,850 रही। ईथर $1,747 पर दिखा, जो कि समान समय अवधि में 3% से अधिक गिरता हुआ नजर आया। 3 वर्ष का IC50 इंडेक्स 1.95% की गिरावट के साथ 37,285 अंक पर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $1.16 ट्रिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.83% कम है। पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो मार्केट की वॉल्यूम $77.84 बिलियन है, जो 19.26% की वृद्धि करती है। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $6.63 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो बाजार के 24 घंटे के वॉल्यूम का 8.52% है। सभी स्टेबल कॉइन का वॉल्यूम अब $69.74 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 89.59% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.59% है, जिससे दिन में 0.56% की वृद्धि होती दिखाई दी। बिटकॉइन ATM निर्माता जनरल बाइट्स ने कथित तौर पर एक क्रिप्टो हैक के कारण लगभग $1.5 मिलियन मूल्य का BTC खो दिया है। 17 और 18 मार्च के बीच कंपनी ने एक सिक्योरिटी इंसिडेंट की सूचना दी, जिसने सेंसिटिव यूजर इंफॉर्मेशन तक अनऑथराइज्ड एक्सेस की अनुमति दी थी। प्रेस रिलीज के अनुसार अटैकर ने पूरे डेटाबेस, API कीज, हॉट वॉलेट, यूजर नेम्स और पासवर्ड तक रिमोट एक्सेस प्राप्त किया। नतीजतन अटैकर ने 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर दिया और टर्मिनल इवेंट लॉग्स तक पहुंच प्राप्त कर ली। फिर हॉट वॉलेट से समझौता किया गया, जिससे हैकर को अन्य वॉलेट एड्रेसेस में टोकन को साइफन करने की अनुमति मिली। हैक के परिणाम स्वरूप जनरल बाइट्स की क्लाउड सर्विसेज से भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। हैक के बाद बिटकॉइन ATM मैन्युफैक्चरर ने हमले में इस्तेमाल किए गए 41 वॉलेट एड्रेसेस का खुलासा किया। वॉलेट एड्रेसेस में से एक को 56 BTC प्राप्त हुआ, जो लगभग $1.5 मिलियन है। एक अन्य वॉलेट एड्रेस पर लगभग 21.82 ETH प्राप्त हुआ, जिसकी कीमत मौजूदा कीमतों पर $39,000 से अधिक है। आर्बिट्रम यूजर्स को प्रोजेक्ट के नए लॉन्च किए गए डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से होने वाले विभिन्न फेक एयर ड्रॉप्स के बारे में चेतावनी दी गई है। इथेरियम लेयर 2 स्केलिंग प्रोटोकॉल ने पिछले हफ्ते डाउ की घोषणा के बाद स्कैमर्स ने 23 मार्च 2023 को एलिजिबल कम्युनिटी मेंबर्स को 12.57% गवर्नेंस टोकन ARB वितरित करने का वादा करते हुए फेक आर्बिट्रम एयर ड्रॉप्स और फिशिंग वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। प्रोटोकॉल के बयान के अनुसार ये निर्धारित करने के लिए कि कौन से यूजर्स एयर ड्रॉप के लिए पात्र हैं और वे प्लेटफॉर्म पर अपने परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज के आधार पर कितने टोकन प्राप्त कर सकते हैं, ये निर्धारित करने के लिए एक पॉइंट सिस्टम का उपयोग किया। ब्लॉकसेक एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए समर्पित एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग फर्म ने एक हैकर को पैरास्पेस से क्रिप्टोकरेंसी फंड में $5 मिलियन चोरी करने से रोका है।
पैरास्पेस एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल है जो इथेरियम ब्लॉकचेन पर एसेट्स को विभिन्न क्रिप्टो एसेट्स लेंड या बोरो करने की अनुमति देता है। यूजर्स को इंटरेस्ट के रूप में परसेंटेज के बदले एनएफटी या अदर एसेट्स लेंड करने की अनुमति देने के अलावा पैरास्पेस यूजर्स को कोलैटरल के रूप में उधार लिए गए फंड्स का उपयोग करने की अनुमति देता है। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लेंडिंग प्रोटोकॉल के वल्नरेबिलिटी ने हैकर को कोलैटरल के रूप में आवश्यक एनएफटी से कम एनएफटी के साथ एसेट्स बोरो करने की अनुमति दी, जिससे अटैकर लिक्विडिटी प्रोटोकॉल को समाप्त कर सके। फॉर्चुनेटली एक्सप्लॉइटर गैस फीस की कमी के कारण ट्रांजैक्शन को पूरा करने के अपने पहले प्रयास में विफल रहा। इस बीच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटिंग प्लेटफॉर्म ब्लॉकसेक ने हैक का पता लगाया और हैकर को क्रिप्टो एसेट्स को नष्ट करने से रोकने के लिए समय पर प्रोटोकॉल को डिटेक्ट किया। पार्लियामेंट वेबसाइट पर पब्लिश्ड एक एजेंडा के मुताबिक यूरोपियन यूनियन के क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन में मार्केट्स, जिसे MICA के नाम से भी जाना जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट में 18 अप्रैल की चर्चा का विषय होगा। इस दौरान लैंडमार्क लॉ के फाइनल फॉर्मल अग्रीमेंट की शुरुआत होगी, जिसमें क्रिप्टो लाइसेंसिंग रेजीम के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लॉ के पॉलिटिकल आउटलाइंस को जून में अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन लीगल टेक्स्ट पर एक अग्रीमेंट तक पहुंचने में कई देरी हुई है, जिसका EU की 24 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद किया जाना जरूरी है। नॉर्मल पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के अनुसार MICA पर फाइनल वोट अगले दिन यानी कि 19 अप्रैल को होगा। MICA डिबेट के बाद एक अन्य लॉ पर भी चर्चा होगी, जिसे फंड्स के ट्रांसफर के डिबेट के रूप में जाना जाता है। इसके लिए कंट्रोवर्शियली क्रिप्टो प्रोवाइडर्स को कस्टमर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है और जिसे जून में प्रोविजनली वापस स्वीकार कर लिया गया था। देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर द्वारा सोमवार को घोषित नए कानूनों के तहत बेल्जियम में क्रिप्टोकरेंसी एडवर्टाइजमेंट्स सटीक होना चाहिए और इन्वेस्टर्स को जोखिमों से आगाह करना चाहिए। बेल्जियम की ऑफिशियल गैजेट में शुक्रवार को पब्लिश्ड पावर्स के अनुसार डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने वाले किसी भी मास मीडिया कैंपेन को 10 दिन पहले फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स अथॉरिटी को सबमिट किया जाना चाहिए, जिससे रेगुलेटर को जरूरत होने पर इंटरवीन करने की अनुमति मिल सके। नए नियम जो 17 मई को प्रभावी होंगे, एडवर्टाइजमेंट्स को ये बताने की आवश्यकता है कि क्रिप्टो करेंसी में एकमात्र गारंटी जोखिम है। बेल्जियम पब्लिक रिलेशंस कैंपेन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने में स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जैसे यूरोपियन कंट्रीज में शामिल हो गया है, जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के लिए पहले से ही मौजूद है। सोमवार 20 मार्च को रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान का फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन सभी डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस को टेक ओवर करेगा। डिजिटल एसेट रेगुलेशन की बढ़ती मांग के जवाब में ये नया कदम उठाया जा रहा है। FSC के चेयरमैन युआंग टीन-मू ने कहा कि फाइनेंशियल रेगुलेटर शुरू में डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की निगरानी करेगा। हालांकि नॉन फंजिबल टोकन्स को इसके रेगुलेटरी ऑपरेशन से बाहर रखा जाएगा। लैटर अभी भी डिजिटल एसेट इंडस्ट्री में अपने अर्ली स्टेजेस में है और समय के साथ नियमों के अधीन होगा। इसके अलावा मार्च के अंत से पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट की पुष्टि होने की उम्मीद है। सिंगापुर बेस्ड Crypto.com ने सोमवार को घोषणा की कि उसे अपने मिनिमल वायबल प्रोडक्ट के लिए दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी वारा से प्रीलिमिनरी लाइसेंस प्राप्त हुआ है। एक लाइसेंस प्राप्त होने के लिए प्रोविजनल परमिट, एक प्रिपरेटरी लाइसेंस और एक ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरत होती है। Crypto.com करंटली डेवलपमेंट के सेकेंड स्टेज में है। घोषणा में कहा गया है, एक बार चालू होने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद Crypto.com क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विसेज, ब्रोकरेज, मार्जिन या लीवरेज ट्रेडिंग और OTC इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए सेटलमेंट के ऑफरिंग्स की एक्सपैंडिंग रेंज में फैले ड्यूली रेगुलेटेड वर्चुअल एसेट एक्टिविटीज के अपने अप्रूव्ड सूट को एक्सटेंड करने में सक्षम होगी। IPOR प्रोटोकॉल एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो IPOR इंडेक्स का इस्तेमाल करता है। IPOR इंडेक्स, IPOR AMM, लिक्विडिटी पूल और एसेट मैनेजमेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ये नॉन कस्टोडियन ऑन चेन इंटरनेट रेट स्वैप प्रोवाइड करता है। प्रोटोकॉल का एम उभरते डीफाई क्रेडिट मार्केट्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और इंडेक्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड करके डीफाई और ट्रेडफाई के बीच की दूरी को कम करके उन्हें पास लाना है। ये स्टेबिलिटी में सुधार करता है और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल प्लेयर्स के लिए
फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स की अपील को बढ़ाता है। IPOR टीम के पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। मेंबर्स 2011 से क्रिप्टो इंडस्ट्री में हैं। इसमें 3 PhDs, फिक्स्ड इनकम में 20 से ज्यादा साल के एक्सपीरियंस के साथ क्वांट्स, 15 से ज्यादा साल के एक्सपीरियंस वाले एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कार्डानो के एडवाइजर्स और 1inch के फाउंडर शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने घोषणा की है कि वह आर्बिट्रम को सूचीबद्ध करेगा, जिसमें आर्बिट्रम स्पॉट पेयर्स के लिए ट्रेडिंग 23 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। बाइनेंस 2 नए स्पॉट ट्रेडिंग पेयर्स ARB और BTC और ARB और USDT लॉन्च करेगी। इथेरियम ब्लॉक में ऑफिशियल टोकन क्लेम लाइव होने के बाद यूजर्स ट्रेडिंग की एंटिसिपेशन में डिपॉजिट कर सकते हैं, जो 23 मार्च को दोपहर 12:30 UTC के आसपास होने की उम्मीद है। इसी के साथ साथ ARB विड्रॉल 24 मार्च से शुरू होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा बाइनेंस ने घोषणा की है कि ये ARB को बोरेबल न्यू एसेट के रूप में ऐड करेगी। नई ARB या USDT मार्जिन पेयर 23 मार्च को 5:48 घंटे के भीतर एक अलग मार्जिन पर अवेलेबल होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। Bitcoin price has managed to pull itself away from the narrative of being correlated to the United States stock market and macroeconomic conditions. The biggest cryptocurrency in the world has been rallying for more than a week now, despite the ongoing banking crisis in the country, which is close to bringing down another bank. The worsening banking conditions seem to be preparing its next victim in the form of First Republic Bank. After Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, and Signature Bank, First Republic Bank might become the 4th bank to collapse if the present conditions sustain. The commercial bank took a hit at the beginning of the month but has since not been able to stabilize itself. This has led to the bank losing nearly 90% of its value in the span of 15 days. Most of the damage came from the last week alone, as First Republic Bank's ticker FRC noted a 75.49% drop, bringing the share price to $12.08 at the cutoff time for this bulletin. Consequently, concerns about the Federal Open Market Committee meeting have risen. While many are still optimistic about 25 basis points hike over the earlier estimates of a 50 BPS hike, some others are of the opinion that the Fed should refrain from raising rates at all for now. According to Goldman Sachs, the Fed should pause its rate hiking streak that began last year. The bank stated that the fight against inflation could wait for another 6 weeks. Bitcoin price stood at $27,850, falling by 1.35% in the last 24 hours. Ether was changing hands at $1,747, falling by over 3% in the similar time span. Reverse's IC15 index was trading at 37,285 points, down by 1.95%. The global crypto market cap is $1.16 trillion, a 1.83% decrease over the last day. The total crypto market volume over the last 24 hours is $77.84 billion, which makes a 19.26% increase. The total volume in DeFi is currently $6.63 billion, 8.52% of the total crypto market 24-hour volume. The volume of all stablecoins is now $69.74 billion, which is 89.59% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently 46.59%, an increase of 0.56% over the day.